हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS Academy. दिस इज मी कुसुम एंड ये है मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन सीरीज़ जो हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है. उसमें हम बहुत सारे कंपोनेंट्स पढ़ा रहे हैं. तो मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने आपको परसों एक ऑलरेडी लेक्चर दिया है जिसमें मैंने आपको सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस के बारे में बताया और हमने रिवाइज़ किया उसके कौन कौन से प्रेसिडेंट्स थे और सेशन की इम्पोर्टेंस क्या थी, वो हमने पूरा इन डिटेल डिस्कशन किया. जिसने भी वो वीडियो नहीं, वो लेक्चर नहीं देखा, मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन सीरीज़ का, तो वो उसमें सेव करके आप देख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि मैं पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का आपको एक एक टॉपिक एक ही लेक्चर में कंप्लीट करूँगी, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो भी. उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं या क्रोनोलॉजी भी आती है वहाँ से. ठीक है, तो चलिए जो आज का लेक्चर है इसमें हम देखेंगे पूरा कौन कौन से एक्ट्स इसके साथ रिलेटेड है, इस टॉपिक के साथ, या कौन कौन सी जो है पूरा गवर्नर जनरल जितने भी इंडिया में रहे हैं, गवर्नर ऑफ बंगाल से ही हम स्टार्ट करेंगे अप टू द वाइसराय जो लास्ट था वहाँ तक. ठीक है, तो और देखेंगे किसके टेन्योर में क्या क्या हुआ, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली. और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये मॉडर्न हिस्ट्री में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. एज ऑल ऑफ यू नो दैट जो ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टार्ट हुआ, बेसिकली ये एक ट्रेडिंग यूनिट था, ट्रेडिंग कंपनी थी. ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे उनने वो यहाँ पे तिजारत करने आए थे. ठीक है, उसके बाद उनको जब रॉयल चार्टर मिला था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से, 31 दिसंबर 1600 उनको मिला था और रॉयल चार्टर कि आप वहाँ पे कंपनी सेटअप कर सकते हैं. ठीक है, और जिस कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी. तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने इनको एलो किया था 31 दिसंबर 1600 में. ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला बनाने के लिए इजाज़त मिली थी. लेकिन कुछ टाइम में ही ब्रिटिश ट्रेडिंग पावर से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री बनी वर्ल्ड में, जो ब्रिटेन की कंट्री थी. ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश ने बहुत सारी कॉलोनीज़ अपने अंडर ली और वो कॉलोनीज़ फुल ऑफ रिसोर्सेज थे. वहाँ के रिसोर्सेज इन्होंने अपनी कंट्री के जो है प्रॉफिट के लिए यूज़ की. ठीक है, जो ब्रिटिश हुकूमत थी तब, जो ब्रिटेन कंट्री थी, उन्होंने बहुत डिफरेंट जगहों पे अपने अंडर कॉलोनीज ली थी. और इवन उनके एम्पायर को बताता, इनका एम्पायर इतना बड़ा हो गया था, फिर इवन इनको बोला जाता था द एम्पायर ऑन विच द सन नेवर सेट्स. क्यों? ये एक इतना बड़ा एम्पायर था, ब्रिटिश कॉलोनीज इतनी सारी थी कि किसी ना किसी टाइम पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलोनी पे सनराइज होता था. तो इतना वास्ट इनका इतना एक्सटेंसिव एरिया इनके अंडर था, इतना वास्ट इनकी एम्पायर थी. ठीक है, कि किसी न किसी इनकी कॉलोनी पे जो है सन दिन होता ही होता, उजाला होता ही होता था. इसलिए इन ब्रिटिशर्स के एम्पायर को बोला जाता था द एम्पायर ऑन विच द सन नेवर सेट्स. ठीक है, बेसिकली जो ब्रिटेन की जो एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो थी क्या, इसकी स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी. ठीक है, इसकी जो ब्यूरोक्रेसी थे, जो उनके सिविल सर्वेंट्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, एफिशिएंट थे. इंडिया में इन्होंने ब्रिटिश ने कैसे ये कर पाए, इंडिया तो बहुत उस टाइम तो अनडिवाइडेड इंडिया था ना, इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश मिला के जितना था उस पर बरतानिया का रूल था. इन्होंने कैसे कर पाए ये सब कुछ, इतना कंट्रोल और फिर अपना एस्टैब्लिश कर पाए थ्रू गवर्नर जनरल्स और वाइसराइज. जो इनके गवर्नर जनरल्स यहाँ पे होते थे या वाइसराइज होते थे, उन्हीं के थ्रू ये कर पाए यहाँ पे. ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से. जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में फिर एस्टैब्लिश हुई, इन्होंने बंगाल को कंट्रोल किया. बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आराम से सुन लीजिए, एज अ स्टोरी याद रख लीजिए इसको. इन्होंने बंगाल एक रीजन था ना, उसको कंट्रोल किया थ्रू गवर्नर ऑफ बंगाल. इन्होंने बंगाल का गवर्नर पहले बनाया, एक पोस्ट बनाया बंगाल में, वहाँ पे उसका नाम गवर्नर रखा. ठीक है, उस पोस्ट का. तो गवर्नर ऑफ बंगाल इन्होंने पहले अपॉइंट किया, क्योंकि बंगाल में ट्रेड करते थे
और वो भी एक अच्छा फर्टाइल एरिया था, ट्रेड के लिए भी बहुत अच्छा था। तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे, जो सबसे पहले बने, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जो ब्रिटिशर्स ने उसको बनाया, वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था। ये सबसे पहला आपको याद रखना है पॉइंट इसमें, ठीक है। लेकिन गवर्नर जनरल नहीं, ये क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल। पहला गवर्नर बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, शाबाश। उसके बाद ये देखो, कुछ एरिया से जो बहुत बड़े बड़े शहर जैसे थे ना, तो जैसे उनके साथ ट्रेड करते थे वहाँ पे ब्रिटिश ज़्यादा, जैसे बंगाल में पहला गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया। उसके बाद ने क्या कहा, जो दूसरी प्रेसिडेंसी थी ना, जो दूसरी प्रेसिडेंसी थी, जैसे मुंबई था, मद्रास था, बॉम्बे और मद्रास में उन्होंने अपने गवर्नर्स अपॉइंट किए। बॉम्बे का भी गवर्नर अपॉइंट किया और मद्रास का भी गवर्नर अपॉइंट किया। मतलब पहले तो उन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट किया रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन उसके बाद जो बाकी प्रेसिडेंसी थी, जैसे मद्रास एक प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे एक प्रेसिडेंसी थी, तो वहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, वहाँ पे भी गवर्नर्स अपॉइंट किए, शाबाश। देखो, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मशहूर पॉपुलर एक्ट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहला एक्ट जो इन्होंने पास किया यहाँ पे उस टाइम पे। जो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने पास किया, इसमें क्या किया गया, जो गवर्नर बंगाल का गवर्नर था ना, गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उस टाइम पे, उसको इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। पहले तो इन्हें गवर्नर ऑफ बंगाल पोस्ट क्रिएट किया, पहला गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव, फिर वो चलता गया। लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया, उस टाइम जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना, वैरेन हेस्टिंग, दूसरा नाम है जो आपको याद रखना है। जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना वैरेन हेस्टिंग। तो पहला गवर्नर ऑफ बंगाल बना रॉबर्ट क्लाइव और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना वैरेन हेस्टिंग। लेकिन किस एक्ट के थ्रू, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। और इसी एक्ट के थ्रू क्या हुआ, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर्क अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर जब ये गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरेन हेस्टिंग को बनाया गया। उसके बाद इसी एक्ट के थ्रू ये बताया गया कि जो गवर्नर से किसके, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर से, उनको किसके अंडर काम करना है, इसी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर काम करना है। तो दैट मीन्स जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया वो एक हायर पोजीशन बनाई गई। बात समझ में आ गई, यहाँ तक समझ आ गए। इसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833 बना आया। ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट लाया जिसको हम बोलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो गया, इस पोस्ट को और इम्प्रूव कर दिया गया। इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसको अब पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, फिर बाकी प्रेसिडेंसीज के गवर्नर को इसको अंडर रखा। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, किस एक्ट के थ्रू, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शाबाश। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना। पहले तो हमने देखा गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, विलियम बेंटिक बना। कौन बना, विलियम बेंटिक, शाबाश। विलियम बेंटिक क्या बना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और किस एक्ट के थ्रू बनाया गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। This post was mainly for administrative purposes reported to the court of directors of the East India Company। तो mainly ये क्या बनाया गया, administrative purposes के लिए बनाया गया था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ना, डायरेक्टर्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये उनको रिपोर्ट किया गया कि करता था। फिर और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब बनाया गया तो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंडर यूनिफाई करना सीखा इसको। एक हायर पोजीशन, जो एक ऐसी हायर अथॉरिटी जिसके अंदर जो बाकी सारे जो ऑफिसर्स थे वो आएंगे, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ब्रिटिश थी, ब्रिटेन जो था, वहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी थी, उसी की हेल्प से उन्होंने इतनी सारी कॉलोनीज अपने अंदर कर सके। अच्छा, उसके बाद वॉइसरॉय टाइटल कब आ गया, देखो आपको याद रखना है। बहुत मेजर इवेंट एक है जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि रिवोल्ट ऑफ 1857, जब बगावत हुई, ये हमें अलग से चैप्टर में पढ़ना है।
1857 में रिवोल्ट हुआ, 1857 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट हुआ। और जब वो रिवोल्ट हुआ उससे ब्रिटिश वालों को पता चला कि अभी भी कमज़ोरियाँ हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में, अदरवाइज़ ऐसा रिवोल्ट नहीं होना चाहिए था। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका रूल एबॉलिश किया, ख़त्म किया, और इंडिया को किसके अंडर लाया, ब्रिटिश क्राउन के अंडर लाया गया। जब रिवोल्ट हुआ 1857 में, उसके बाद इनको लगा कि हमें वीकनेसेस है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इन्होंने कंपनी रूल को एबॉलिश किया और इंडिया को किसके अंडर लाया, डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर लाया। तो एक एक्ट लाया इनने, कौन सा एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। एक एक्ट जो इन्होंने लाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, पासड विच चेंज द नेम ऑफ पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल टू द बाय वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो अब जो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, हमने चेंज किया था इसको, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद इसको और एलिवेट करके, इसका और नोमेनक्लेचर चेंज करके इसको वाइसरॉय ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया। और ये किस एक्ट के थ्रू किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, क्योंकि जब बगावत हुई, जब रिवोल्ट हुआ 1857 में, उसके बाद जो एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसके थ्रू ये जो नोमेनक्लेचर है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, उसका चेंज करके क्या बनाया गया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है। क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म किया गया और ब्रिटिश क्राउन के अंदर सारा लाया गया। द वाइसरॉय वाज अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट करता था क्या, वाइसरॉय को अपॉइंट। अभी तक हमने देखा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को उसको रिपोर्ट करना था पहले किसको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। अब 1857 के रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश किया गया, ब्रिटिश क्राउन के अंडर सारा लाया गया और वाइसरॉय ऑफ इंडिया टाइटल दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है। और वाइसरॉय कौन अपॉइंट करता था, डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट करता था। अब पहला वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन बनाया गया, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया किसको, लॉर्ड कैनिंग को। शाबाश, किसको बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग बना पहला वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और ये लास्ट गवर्नर जनरल ही था उस टाइम पे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ये, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग ही था। और फिर जब ये एक्ट लाया गया, फिर इसी का नॉमेनक्लेचर गवर्नर जनरल से क्या बनाया गया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया। तो लॉर्ड कैनिंग फिर बना फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना, ठीक है, 1858 के एक्ट के थ्रू। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो पहले क्या था, पहले तो एज अ ट्रेडिंग कंपनी आई थी, फिर जब रूल करना स्टार्ट किया फिर बनाया गया गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट किया गया, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसके बाद वाइसरॉय ऑफ इंडिया। बात समझ में आ गई यहाँ तक, शाबाश। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंट इवेंट्स रिलेटेड विद द इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल वाइसरॉयज ऑफ इंडिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल और वाइसरॉयज थे इंडिया के, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर आज़ादी तक, और उसके बाद जो है उन्होंने उनके टेन्योर में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई उनके टेन्योर में, चाहे वो इंडिया के लिए पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, क्या क्या हुआ ये हम देखेंगे इसमें। देखो, सबसे पहले जब रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773, मैंने आपको बताया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया वैरन हेस्टिंग को 1785 तक, ठीक है। धीरे धीरे फिर जब आप रिवाइज करोगे सारी चीज़ें याद रहेंगी, मेन चीज़ें आपको याद रखनी है। वैरन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, और इसके टाइम पे क्या क्या हुआ, देखो आप सबको पता है रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, तो वैरन हेस्टिंग्स था 1773 से लेकर 1785 तक। तो इसके बीच में क्या हुआ, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 आया, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हुआ, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हुआ, उसके बाद रोहिला वॉर ऑफ 1774, उसके बाद फर्स्ट मराठा वॉर इन 1775-82 एंड द ट्रीटी ऑफ सलाबाई इन 1782, ठीक है। तो फर्स्ट मराठा वॉर भी वैरन हेस्टिंग के टेन्योर में हुआ। सेकंड मैसूर वॉर भी वैरन हेस्टिंग के टेन्योर में हुआ, क्योंकि इसका टेन्योर था 85 तक, 1780 और 84 के बिटवीन क्या हुआ, सेकंड मैसूर वॉर। तो कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 भी आया वैरन हेस्टिंग के टाइम, सॉरी। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 आया उसके टाइम, रोहिला वार हुआ उसके टाइम, फर्स्ट मराठा वार एंड ट्रीटी ऑफ सलाबाई, ठीक है ना, इसी की ट्रीटी फर्स्ट मराठा वार की, वो भी सलाबाई वो भी हुई उस टाइम पे। सेकंड मैसूर वार भी हुआ वैरन हेस्टिंग के टाइम, ठीक है। अब सेकंड मैसूर वार हुआ वैरन हेस्टिंग के टाइम, इसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल आया उसके टाइम थर्ड मैसूर वार हुआ होगा, ठीक है। अब कॉर्नवालिस देखो, पहले ही क्या हुआ, थर्ड मैसूर वार, और थर्ड कॉर्नवालिस दूसरा आया, उसके बाद आया यह 1786 से लेके 1793 तक। तो इसके टाइम कॉर्नवालिस के टाइम क्या हुआ, याद रख लेना, वैरन हेस्टिंग के टाइम सेकंड मैसूर वार हुआ था और कॉर्नवालिस के टाइम थर्ड मैसूर वार हुआ। और थर्ड मैसूर के वार के साथ साथ क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ सिंगरापत्तनम,
ठीक है। और याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, कॉर्नवेल्स के टाइम कॉर्नवेल्स कोड आया था, इसने कॉर्नवेल्स कोड दिया था। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, परमानेंट सेटलमेंट, जो ज़मींदारी में इसने एक सिस्टम लाया परमानेंट सेटलमेंट का, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, इसने 1793 में लाया, ये कॉर्नवेल्स ने ही लाया। तो कॉर्नवेल्स ने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें की इसके टेन्योर में, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्नवेल्स कोड आया, थर्ड मैसूर वार हुआ और ट्रीटी ऑफ सिगरापत्तनम, ठीक है, ये लॉर्ड कॉर्नवेल्स के टाइम ही हुआ। बात समझ में आ गई। इसके बाद लॉर्ड वेल्लेसली, लॉर्ड वेल्लेसली इसके बाद आए 1798 to 1805। लॉर्ड वेल्स के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप अलग से हमें पढ़ना भी है, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम क्या होता है मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लाया ही इसी ने, लॉर्ड वेल्लेसली ने, ठीक है, लॉर्ड वेल्लेसली के टाइम ही आया ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। उसके बाद सेकंड मैसूर वार हुआ वेडनी हेस्टिंग के टाइम, थर्ड मैसूर वार हुआ कॉर्नवेल्स के टाइम और फोर्थ मैसूर वार हुआ वेल्लेसली के टाइम, ठीक है। और इसके बाद सेकंड मराठा वार भी हुआ वेल्लेसली के टाइम। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो लॉर्ड वेल्लेसली के टाइम आप क्या क्या याद रखोगे, सबसे पहला सब्सिडरी अलायंस सिस्टम हुआ, ठीक है, फोर्थ मैसूर वार हुआ, ठीक है, सेकंड मराठा वार हुआ, ठीक, बात समझ में आ गई। लॉर्ड वेल्लेसली के टाइम ये इतना याद रहा। उसके बाद आया 1807 से लेके 1813 तक लॉर्ड मिंटो वन, लॉर्ड मिंटो वन। इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद रंजीत सिंह, बहुत मशहूर है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, हम आगे भी रिवाइज करेंगे। ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद रंजीत सिंह हुआ लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के टाइम, ये 1809 में हुई, लॉर्ड मिंटो वन के टाइम। बात समझ में आ गई यहाँ तक, एक दो बार रिवाइज कर लोगे पूरा याद रहेगा। और ये जब हम मॉडर्न हिस्ट्री के दूसरे टॉपिक्स करेंगे तब ये रिपीट हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823। लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम क्या हुआ, एंग्लो नेपाल वार हुआ, और आपको पता है ये न्यूज़ में भी था लास्ट ईयर, एंग्लो नेपाल वार हुआ, ये हुआ 1814 to 16, ये याद रख लेना, न्यूज़ में बहुत बार था। एंग्लो नेपाल वार 1814 to 16 में हुआ, और ट्रीटी ऑफ सागोली हुई थी 1816 में, साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ सागोली 1816 में, क्योंकि कुछ डिस्प्यूट इंटरनेशनल रिलेशंस में इस बार आया था, तो उसमें न्यूज़ में बहुत था। एंग्लो नेपाल वार 1814 to 16 हुआ था, और ट्रीटी ऑफ सागोली हुई थी 1816 में इसी के रिलेटेड, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम। और उसके बाद थर्ड मराठा वार और डिसोल्यूशन ऑफ मराठा एम्पायर भी किया गया था, इसलिए मराठा कॉन्फेडरेसी भी डिसॉल्व की गई थी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रोतवारी सिस्टम। ऐसे पहले हमने परमानेंट सेटलमेंट ऑफ ये पढ़ा, वो कॉर्नवेल्स के टाइम हुआ था परमानेंट सेटलमेंट। रोतवारी सिस्टम हुआ था किसके टाइम पे, रोतवारी सिस्टम हुआ लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे। रोतवारी सिस्टम ये भी एक ज़मींदारी का सिस्टम है, रोतवारी सिस्टम, और जहाँ से पीजेंट से डायरेक्टली ये लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, लैंड रेवेन्यू लिया जाता था। उसके बाद आया 1823 to 1828 लॉर्ड आर्मरेस्ट। लॉर्ड आर्मरेस्ट के टाइम एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, वो हुआ फर्स्ट बर्मीज़ वार। फर्स्ट बर्मीज़ वार हुआ इसके टाइम पे। आर्मरेस्ट ए है और बी फॉर ए बी, ए फॉर आर्मरेस्ट, बी फॉर बर्मीज़, ठीक है। फर्स्ट बर्मीज़ वार हुआ 1824-26 लॉर्ड आर्मरेस्ट के टाइम। उसके बाद इम्पॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लॉर्ड विलियम बेंटिक का आपने ज़्यादा पढ़ा होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो आए थे 1828 से लेकर 35 तक, सबसे पहला काम ने क्या किया, एबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम ने किया 1829 में। राजा राम मोहन राय ने बहुत लड़ा इसके खिलाफ, सती सिस्टम के खिलाफ, तो इसको एबॉलिश किया गया। एबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम हुआ 1829 में। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 भी हुआ, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। बात समझ में आ गई। लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम फर्स्ट अफगान वार हुआ था, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम फर्स्ट, जब हम अलग से ये वॉर्स का रिवाइज करेंगे उस टाइम आप डेट्स खुद ही याद रहेंगे आपको। लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम फर्स्ट अफगान वार हुआ था। लॉर्ड हर्डिंग फर्स्ट जो है, लॉर्ड हर्डिंग फर्स्ट के टाइम क्या क्या हुआ आप अच्छे से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ 1845 to 46, और ट्रीटी ऑफ लाहौर, फर्स्ट एंग्लो सिख वार और इसकी ट्रीटी ऑफ लाहौर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुई कब हुई, लेकिन ये लॉर्ड हर्डिंग फर्स्ट के टाइम। और सोशल रिफॉर्म्स लाइक एबॉलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, इसको फीमेल इन्फेंटिसाइड को भी एबॉलिश किया गया, इसको भी इलीगल करार दिया गया लॉर्ड हर्डिंग फर्स्ट के ही टाइम पे, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है लॉर्ड हर्डिंग फर्स्ट के टाइम पे, एक तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ और ट्रीटी ऑफ लाहौर, और दूसरा सोशल रिफॉर्म्स लाइक एबॉलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है।
उसके बाद लॉर्ड डलहौजी के टाइम क्या हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ, एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी ने ही किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है हम अलग पढ़ेंगे, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने ही। और वुड्स डिस्पैच भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम ही आया था। और पहली रेलवे लाइन भी बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम भी, जिसने बम्बई से थाने तक इसको कनेक्ट किया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई लॉर्ड डलहौजी के टाइम। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया, लॉर्ड डलहौजी ने। और वुड्स डिस्पैच भी इसी के टाइम आया था। और फर्स्ट रेलवे लाइन जिसने कनेक्ट किया बम्बई टू थाने 1853 में, वो भी डलहौजी के टाइम ही आया था। उसके बाद है लॉर्ड कैनिंग, जो मैंने बोला था कि फर्स्ट वाइस राय जो बना फिर लॉर्ड कैनिंग। इसके टाइम पे ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी था। रिवोल्ट ऑफ 1857 लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ही हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके टाइम पे 3 यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश हुई थी, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश की गई लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। एबॉलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर कंट्रोल द क्राउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो आपको मैंने बताया 1858 वाला जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसने क्या किया, ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ही आया। और इसने एबॉलिश किया ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसने सारा ट्रांसफ़र किया पावर किसको, ब्रिटिश क्राउन को। उसके बाद इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी आया लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे 1861 वाला। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जिसने एबॉलिश किया ईस्ट इंडिया कंपनी को। 3 यूनिवर्सिटीज़ सेटअप हुई, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में। और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 भी आया। ठीक है, उसके बाद है लॉर्ड जॉन लॉरेंस के टाइम पे क्या हुआ, भूटान वार हुआ। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स एट कलकत्ता, मुंबई एंड मद्रास। 1865 में कलकत्ता 3 हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए, कलकत्ता, मुंबई एंड मद्रास में। ये कब हुआ, लॉर्ड जॉन लॉरेंस के टाइम। और भूटान वार भी उसी टाइम पे हुआ था। अब ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी जो है क्रिटिसिज्म हुआ था, किसकी, लॉर्ड लीटन की। लॉर्ड लीटन 1876 और 1880 में हुआ था, आया था। लॉर्ड लीटन जो है इसने वर्निकुलर प्रेस एक्ट लाया। वर्निकुलर प्रेस एक्ट, बहुत इसको गैगिंग एक्ट भी बोलते थे, ब्लैक एक्ट भी बोलते थे। वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाला ये लॉर्ड लीटन ने लाया। आर्म्स एक्ट भी लॉर्ड लीटन ने लाया। सेकंड अफगान वार भी लीटन के टाइम ही हुआ। क्वीन विक्टोरिया एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ केसरी हिंद और क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ये भी लीटन के टाइम ही हुआ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। लॉर्ड लीटन के टाइम पर वर्निकुलर प्रेस एक्ट आया, जिसको हम गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं। आर्म्स एक्ट भी आया। और सेकंड अफगान वार भी हुआ था। लीटन ने बहुत खतरनाक पॉलिसीज लाई थी। और क्वीन विक्टोरिया ने क्या किया था, केसरी हिंद वाला टाइटल अडॉप्ट किया था, जिसका मतलब है क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया। उसके बाद इजी है याद रखना, 1880 से लेके 84 तक कौन था, लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन ने क्या किया, इससे सबसे पहले जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन ने लाया था उसको रिपील किया। लॉर्ड रिपन ने सबसे एक अच्छा काम किया था उस टाइम, जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट लाया था लॉर्ड लीटन ने, उसको रिपील किया रिपन ने। और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था रिपन के टाइम, 1881 में आया था फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। किसके टाइम, रिपन के टाइम। बहुत अच्छे काम हुए थे। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी आया था, इसलिए लॉर्ड रिपन को बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 1882 में ये हुआ था। और इलबर्ट कंट्रोवर्सी बिल कंट्रोवर्सी भी हुई थी। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन पे एक हंटर कमीशन आया था, एजुकेशन पे 1882 में, ये भी रिपन के टाइम हुआ था। रिपन के टाइम बहुत ही अच्छे काम हुए थे। देखो क्या क्या हुआ था, यहाँ से हम देखेंगे। एक तो हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन आया था। इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसलिए रिपन को बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया। रिपील ऑफ वर्निकुलर प्रेस एक्ट भी लॉर्ड रिपन के टाइम हुआ। उसके बाद है लॉर्ड डुफरिन फिर रिपन के बाद आया 1884 से लेके 88 तक। लॉर्ड डुफरिन जो है, लॉर्ड डुफरिन के टाइम थर्ड बर्मीज वार हुआ। लॉर्ड डुफरिन के टाइम थर्ड बर्मीज वार हुआ। और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ 1885 के टाइम। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ, 1885 के टाइम। तो लॉर्ड डुफरिन के टाइम ये क्यों रेड में लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही फिर लड़ाई की, ये आज़ादी की जंग लड़ी। और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वो, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, वो लॉर्ड डुफरिन के टाइम पे ही बनी 1885 में। और थर्ड बर्मीज वॉर भी लॉर्ड डुफरिन के टाइम पे हुआ था। उसके बाद लॉर्ड लैंसडो आया। लॉर्ड लैंसडो के टाइम सेकंड फैक्ट्री एक्ट आया था। और इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 आया था। ठीक है, और डूरेंट कमीशन सेटअप हुआ था, डूरेंट कमीशन भी सेटअप हुआ था। ठीक है,
उसके बाद जो वो और एक कंट्रोवर्शियल वॉइस राय था, लॉर्ड गवर्नर जनरल था, वो था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन आया 1899 से लेके 1905 तक। लॉर्ड कर्जन के टाइम क्या हुआ, अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन 1902, अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम। अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कमीशन, रिले कमीशन जो अपॉइंट हुआ था यूनिवर्सिटीज़ कमीशन, वो भी कर्जन के टाइम ही हुआ था। और इसी कमीशन के रिपोर्ट के बेस पे इसने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 लाया, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लाया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल भी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ, इसलिए ये ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था। लॉर्ड कर्जन के टाइम पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया, अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कमीशन आया, अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन हुआ, ठीक है। लॉर्ड मिंटो सेकंड के टाइम क्या हुआ था, लॉर्ड मिंटो सेकंड के टाइम क्या, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ उसके बाद मूवमेंट स्टार्ट हो गई, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट लॉर्ड मिंटो सेकंड के टाइम स्टार्ट हुआ। लॉर्ड मिंटो सेकंड आया था 1905 लेकर 1910 तक। और उसके बाद बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, सूरत स्प्लिट हुआ था कांग्रेस का 1907 में। और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग हुई थी 1906 में लॉर्ड मिंटो सेकंड के टाइम पे। और मोरली मिंटो रिफॉर्म आया था 1909 वाला, जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया मुस्लिम्स को। लॉर्ड मिंटो सेकंड के टाइम क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट हुई, स्टार्ट हुई थी, सूरत स्प्लिट हुआ था कांग्रेस का, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग हुई थी और मोरली मिंटो रिफॉर्म्स हो गए थे, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड हर्डिंग सेकंड ने क्या किया, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म किया। लॉर्ड हर्डिंग सेकंड ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्या किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्या किया, लॉर्ड हर्डिंग सेकंड ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म किया। जो लॉर्ड कर्जन के टाइम पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, लॉर्ड हर्डिंग सेकंड के टाइम वो ख़त्म किया गया। और उस टाइम ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली जो वापस की गई, ट्रांसफ़र कैपिटल बेसिकली मुसलमानों को ये करने के लिए, ये अपीज़ करने के लिए इन्हें ट्रांसफ़र किया कलकत्ता से दिल्ली की ओर, क्या कैपिटल की गई थी। ये लॉर्ड हर्डिंग सेकंड के टाइम ही किया गया। और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिंदू महासभा 1915 में बना था हिंदू महासभा, ये भी लॉर्ड हर्डिंग के टाइम पे ही हुआ, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड चैमल्सफोर्ड आया 1916 टू 1921। और लॉर्ड चैमल्सफोर्ड के टाइम क्या हुआ, लखनऊ पैक्ट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड चैमल्सफोर्ड के टाइम। चंपारण सत्याग्रह जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया वो भी हुआ। मोंटेगो अगस्त डिक्लेरेशन आया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बहुत इंपॉर्टेंट, जिसने डायर की लाई थी, वो भी किसके टाइम पे हुई, लॉर्ड चैमल्सफोर्ड के टाइम पे हुई। और रोलाट एक्ट, आपको पता है रोलाट एक्ट ब्लैक एक्ट इसको बोलते थे, रोलाट एक्ट को। और 1919 में हुआ था, वो भी लॉर्ड चैमल्सफोर्ड के टाइम पे हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोगों को मारा गया था जलियांवाला अमृतसर में, तो वो भी लॉर्ड चैमल्सफोर्ड के टाइम पे हुआ था। और लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट भी उसी के टाइम पे हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लॉर्ड चैमल्सफोर्ड के टेन्योर में क्या क्या हुआ फिर से देख लेते हैं। लखनऊ पैक्ट हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ, मोंटेगो अगस्त डिक्लेरेशन हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया जिसने डायर की लाई थी प्रोविंसेस में, द रोलाट एक्ट आया 1919, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट हुई थी, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग के टाइम क्या हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के टाइम चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था 1922 वाला, जिसमें 22 पुलिसमैन को जिंदा जलाया गया था। और उसके बेसिस पे गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया था। रिवाइज चल रहा है, आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा। ये चोरी चोरा मूवमेंट कब हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे हुआ। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किया गया था, विड्रॉ किया गया था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी, CR दास ने स्वराज पार्टी लॉन्च की थी इसी टाइम पे। और काकोरी ट्रेन रॉबरी किया था, बहुत सारी जो रेवोल्यूशनरीज थे हमारे, उन्होंने ट्रेन पे क्या किया था, डाका डाला था। काकोरी ट्रेन रॉबरी भी इसी के टेन्योर में हुई थी। लॉर्ड इरविन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसके टाइम पे साइमन कमीशन आया था इंडिया में, साइमन कमीशन आया था 1827 में। अच्छा, बुटलर इंडियन स्टेट्स कमीशन भी आया था, नेहरू रिपोर्ट भी आया था। और दीपावली डिक्लेरेशन, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाला सेशन भी हुआ था। दांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लॉर्ड इरविन के टाइम क्या हुई, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। मैं फिर से आपको पढ़ाऊंगी ये। जो लॉर्ड इरविन था, इसके टाइम पे साइमन कमीशन आया था, इंडिया के लिए बना था। हारकोट बटलर कमीशन आया था। नेहरू रिपोर्ट भी इसी के टाइम हुआ। दीपावली डिक्लेरेशन भी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन था 1929 वाला, वो भी हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन हुआ था। दांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी लॉर्ड इरविन के टाइम पे ही हुई थी। और लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट हुआ था, लॉर्ड इरविन पैक्ट 1931 में, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में, वो भी इसी के टाइम पे हुआ था। उसके बाद लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पे क्या हुआ था, कम्युनल अवार्ड आया था, जिसको हम राम से मैकडोनाल्ड अवार्ड भी बोलते थे। सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इसी के टाइम पे हुई थी। और
पूना पैक्ट भी इसी के टाइम पे हुआ था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी इसी के टाइम पे आया था। किसके टाइम पे? लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे। एक तो कम्युनल अवार्ड भी आया, सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई, पूना पैक्ट भी हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी आया था। लॉर्ड लिलिंथ गोर के टाइम पे क्या हुआ था? कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन दिया था। क्यों? क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था और ब्रिटिश ने सेकंड वर्ल्ड वार में इंडिया के ट्रूप्स को भी इन्वॉल्व किया था, तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन की। त्रिपुरी क्राइसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक हुआ था। क्या कि त्रिपुरी में बेसिकली सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसिडेंट बने थे और गांधी जी को पसंद नहीं था वो, और सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन करके अपना एक और पार्टी बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, ये भी इसी के टाइम पे हुआ था। लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग भी इसी के टाइम पे हुआ था। और लॉर्ड लिलिंथ को टाइम पे क्या हुआ था? अगस्त ऑफर बना था। ठीक है, और इसी टाइम पे इंडियन नेशनल आर्मी भी फॉर्म हुई थी। इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन भी इसी टाइम पे हुई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो लॉर्ड लिलिंथ गोर के टाइम क्या आया? अगस्त ऑफर आया। उसके बाद क्या आया? क्रिप्स मिशन भी इसी के टाइम पे आया, और क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी इसी टाइम पे। क्यों? अगस्त ऑफर 1940 में आया था, क्रिप्स मिशन 1942 में, और क्विट इंडिया मूवमेंट भी 1942 में ही स्टार्ट हुई थी, क्योंकि क्रिप्स मिशन फेल हुआ, उसी फेलियर पे के बेसिस पे क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई। उसके बाद है लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल में क्या आया था? सी राजागोपालाचार्य ने अपनी फॉर्मूला दी थी 1944 में। ठीक है, वेवल प्लान और शिमला में कॉन्फ्रेंस हुई थी। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में जो आया वो भी लॉर्ड वेवल के टाइम पे आया। 1946 में क्या आया? कैबिनेट मिशन प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी फिर। और डायरेक्ट एक्शन डे भी इसी के टेन्योर में आया। और अनाउंसमेंट ऑफ एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय क्लेमेंट एटली, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम ब्रिटेन के, उनने अनाउंस किया कि हम ब्रिटिश रूल ख़त्म करेंगे अब इंडिया में, वो भी लॉर्ड वेवल के टाइम पे ही हुआ था। और उसके बाद फाइनली 1947 टू 1948, एक साल में के लिए, कुछ महीनों के लिए, 1947 से 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन आए। और इसके टाइम पे क्या हुआ? 3 जून प्लान, जिसको हम माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं, 1947 में इसने वो लाया। रेड क्लिफ कमीशन लाया गया, जिसने इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा किया, जो है बाउंड्री खींची। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, जिसकी वजह से क्या हो गया? फिर फाइनली इंडिपेंडेंस मिली इंडिया और पाकिस्तान को, 2 डोमिनियंस बनाए दिए गए। ठीक है, और लास्ट में फिर सी राजागोपालाचार्य लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना बिफोर द ऑफिस वाज परमानेंटली अबॉलिश्ड इन 1950। तो फिर 1950 में परमानेंटली ऑफिस अबॉलिश किया गया, लेकिन जो पहले हिंदुस्तानी जो फिर गवर्नर जनरल बने थे या वाइसराय बने थे, वो बने थे सी राजागोपालाचार्य। तो ये था सारा कुछ किनके जो टेन्योर में, किसके टेन्योर में क्या हुआ था। इसमें सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन के टाइम पे जो पार्ट ऑफ बंगाल हुआ था, यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया था, या वर्निकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के टाइम पे आया, वो आपको ज़्यादा याद है। लॉर्ड विलियम बेंटिक इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड लिलिंथ को इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड रिपन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उन पे ज़्यादा फोकस किया। या लॉर्ड वेवल भी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है पूरा समझ आया होगा, और बस आपको रिवाइज़ करना है, इसको थोड़ा सा गो थ्रू करना है, इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। जब हम बाकी चैप्टर्स करेंगे रिवाइज हिस्ट्री के, ये सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा वहाँ पे, लेकिन मैंने सोचा कि एक साथ एक जगह पे मैं सारे गवर्नर जनरल्स का लाऊं, तो इसीलिए आई ट्राइड माई बेस्ट टू पुट इट इन वन प्लेस, to put it at one place. So I wish you all the best. Take very good care of yourself, and yes, write in the comment section if you find this session fruitful, और आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, सो दैट कि जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना मैं कंटिन्यू रखूँगी इसको। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।